नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स हमारा एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। उसके अंतर्गत ये आपका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे 20 जीके के प्रश्नों को, उनसे साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर एक बार वहाँ से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बाद बाकी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि कुंचु कुरु किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं या थे। ठीक है, तो बात करेंगे कुंचु कुरुप का। तो कुंचु कुरुप का जो आपका नृत्य से संबंधित संबंध है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 कथकली से है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका कथकली है, जो कि आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी रिलेट करके याद कीजिएगा कि जो कुंचु जो कुरूप है, क से कुंचु है, क से कुरूप है, तो क से दोस्तों आपको कथक कली भी याद रखना है। याद रखिएगा क से कथक भी होता है, लेकिन आपको कथक कली ही याद रखना है। इसके अलावा भारत में 8 जो शास्त्रीय नृत्य थे, 8 जो शास्त्रीय जो नृत्य थे जो कि संगीत जो नाटक अकेडमी के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य के विषय में जब हम लोग बात करते हैं तो 8 शास्त्रीय नृत्य में से जो 4 शास्त्रीय नृत्य थे उसका नाम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एक नाम कथकली का है। कथकली की बात करते हैं तो कथकली है, जो कि दोस्तों आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा जो सतरिया है वो दोस्तों आपका असम का है, जो कि शास्त्रीय नृत्य है। बात करते हैं सतरिया का, तो सतरिया को सन 2000 ईस्वी में आपका शास्त्रीय नृत्य का दर्जा है जो कि प्रदान किया गया है। कुचिपुड़ी के विषय में बात करते हैं तो कुचिपुड़ी जो कि आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी के विषय में एक और फैक्ट याद रखिएगा जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कुचिपुड़ी है, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में एक आपका जिला है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक जिला है, जिला का नाम है आपका कृष्णा। ठीक है, कृष्णा जिला में फ्रेंड्स एक आपका गांव है, उस गांव का जो नाम है वो दोस्तों आपका है कुचिपुड़ी। ठीक है, उस गांव का नाम है आपका कुचिपुड़ी। उसी गांव के नाम पर जो आपका शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है जो कि आपका रखा गया है। इसके अलावा एक है आपका मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम की बात करते हैं तो मोहिनीअट्टम भी दोस्तों आपका केरल का ही है, जो कि आपका शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा 4 तो आपका यहाँ पर हो गया है। इसके अलावा 5वां देखते हैं तो 5वां है दोस्तों आपका भरतनाट्यम। ठीक है, 5वां की बात करेंगे तो 5वां है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के विषय में जब हम लोग बात करते हैं तो भरतनाट्यम है जो कि आपका तमिलनाडु का, ठीक है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है जो कि शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम को हम लोग दासी अट्टम के नाम से भी जानते हैं, इसको भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है। दासी अट्टम या सदीर अट्टम या सादिर अट्टम के नाम से भी इस लोक नृत्य को इस शास्त्रीय नृत्य को जाना जाता है। इसके अलावा भरतनाट्यम का जिक्र एक बार आपसे पूछा जाता है कि कहाँ पर किया गया है, तो भरतनाट्यम का जो जिक्र है वो दोस्तों आपका एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र। ठीक है, एक पुस्तक है आपका नाट्य शास्त्र है जो कि आपका भरत मुनि के द्वारा है जो कि लिखा गया है। तो वही में उसी पुस्तक में आपका भरतनाट्यम का है जो कि आपका जिक्र किया गया है। इसके अलावा 6ठा जो आपका है वो है दोस्तों आपका कथक की बात करते हैं तो कथक है जो कि आपका पूरे उत्तर भारत का है शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत में आपका यूपी आ जाता है, यूपी के बाद आपका राजस्थान आ जाता है, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश आ जाता है। तो इन सभी जगहों से रिलेटेड आपका कथक है। इसके अलावा 7वां है वो दोस्तों आपका है मणिपुरी। ठीक है, 7वां है वो दोस्तों आपका है मणिपुरी। मणिपुरी की बात करेंगे तो नाम से आपको लग रहा होगा कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य, तो बताने का तो कोई। इसके अलावा जो अगला है वो दोस्तों आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तो ये इन दोनों नामों से आपको लग रहा होगा कि किन किन राज्य से है। ओडिशा वाला ओडिशा से है और मणिपुर वाला मणिपुर से है। ठीक है, तो ये आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। लेकिन इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपसे संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा पूछा जाएगा तो ठीक है, वो तो आप 8 बता दीजिएगा। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त कितना शास्त्रीय नृत्य है, तब आपको 9 बताना है। 9 बताना है। 9 में से 8 तो आपका यही हो जाएगा, लेकिन एक जो आपका हो जाएगा अलग से वो दोस्तों आपका हो जाएगा छऊ के बारे में। ठीक है, छऊ जो आपका लोक नृत्य है उसको भी संस्कृति मंत्रालय शास्त्रीय नृत्य का ही दर्जा दिया है। छऊ है जो कि आपका पूर्वी भारत में किया जाता है। पूर्वी भारत में भी कहाँ कहाँ हमसे पूछिएगा तो एक तो आपका झारखंड में किया जाता है, झारखंड के अलावा एक आपका वेस्ट बंगाल में किया जाता है, वेस्ट बंगाल के अलावा एक आपका दोस्तों उड़ीसा में किया जाता है। लेकिन ये जो इन जगहों पर अलग अलग छऊ का नाम है, जैसा कि झारखंड में आपका सरायकेला नाम है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल में आपका पुरुलिया नाम है और उड़ीसा में आपको मयूरभंज छऊ के नाम से है, जो कि आपका ये नृत्य जो कि लोक
प्रिय है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पूछा गया है कि गोल्डन जो क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली चेन्नई मुंबई को जोड़ता है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल से आपको समझ में आ रहा होगा 4, ठीक है, यानी कि 4 है जो कि आपका जब 4 लाइन आपको मिलकर बनेगा तभी आपका क्वाड्रिलेटरल है जो कि बनाएगा। तो 4 में से 3 नाम तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, एक नाम आपका दिल्ली का है, एक नाम आपका चेन्नई है और एक नाम आपका मुंबई है, ठीक है। तो एक नाम आपसे पूछा गया है, तो एक नाम वो है आपका कोलकाता, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। जो गोल्डन जो क्वाड्रिलेटरल है वो दोस्तों आपका कोलकाता के अलावा दिल्ली को, दिल्ली के अलावा चेन्नई को और मुंबई को आपस में जोड़ता है। ये चारों जो शहर है आपका मेट्रो शहर है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हम आपको बताएं उससे पहले आपको बता दें कि जिसके नाम में भी आपका रेड्डी लगा रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। जिस कलाकार या आपसे पूछा जाएगा या जो नृत्य के प्रतिपादक होंगे उनका नाम पूछा जाएगा, जिसके नाम में भी आपका रेड्डी लगा होगा उनका जो संबंध होगा वो दोस्तों आपका कुचिपुड़ी से ही होगा। किससे होगा? तो कुचिपुड़ी से ही होगा, ठीक है, जहां भी होगा। जैसे कि राधा रेड्डी हो गया, राजा रेड्डी हो गया, इसके अलावा आपका नाम है कौशल्या रेड्डी हो गया, कौशल्या रेड्डी के अलावा आपका यामिनी रेड्डी हो गया, ठीक है। जिनके नाम में भी आपका रेड्डी लगा होगा इन सभी का जो संबंध है आपका फ्रेंड्स कुचिपुड़ी से ही होगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, एक फैक्ट तो ये हुआ। इसके अलावा जो राधा रेड्डी हैं और राजा रेड्डी हैं दोनों आपके आपस में पति पत्नी हैं, इनका जो संबंध है आपका कुचिपुड़ी से है, तो इसका राइट आंसर आपका कुचिपुड़ी ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है, ठीक है। तो हरित क्रांति के विषय में जब हम लोग बात करते हैं तो हरित क्रांति के विषय में बात करते हैं तो भारत में जो हरित क्रांति है आपका 2 चरण में आयोजित हुआ था। एक चरण आपका 1966 से लेकर 1968 तक चला था, जिसे कि पहला चरण के नाम जानते हैं। एक आपका चरण चला था 1977 से 1980 तक चला था, ठीक है, 1977 से 1980 तक चला था। इसे हम लोग द्वितीय चरण के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों चरणों को याद रखिएगा, दोनों चरण का जो डेट है आपसे पूछा जाता है। तो पहला चरण आपका यहाँ इसमें 66 से 68 तक चला था और सेकेंड चरण आपका 77 से लेकर 80 तक चला था। पहला जो चरण है आपका 1966 में आपका भारत में शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो ये आपका पंजाब से शुरू हुआ था, ठीक है। बाद बाकी हरित क्रांति के विषय में हम लोग कल देखेंगे। आज बस इतना जान लीजिए कि इसमें से कौन आपका राइट आंसर है। तो हरित क्रांति के विषय में जो आपका एक लाभ है आपका खदान में आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मनिर्भरता है जो कि आपका देखा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाद बाकी कल हम लोग हरित क्रांति के विषय में बहुत डीपली देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को डैश बनाना था, ठीक है। तो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें जो भारत को है आत्मनिर्भर बनाना था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका तो राइट आंसर होगा आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना के विषय में जब हम लोग बात करते हैं तो भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है जो कि चला था, जिसका शुरुआत आपका 1951 में हुआ था, ठीक है। 1951 से लेकर 1956 तक आपका पहला पंचवर्षीय योजना चला था, यानी कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना चला था। 1956 से लेकर आपका जो 1961 तक है उसमें आपका सेकेंड पंचवर्षीय योजना चला था। इसके अलावा 1961 से लेकर आपका 1966 तक यही आपका थर्ड है जो कि पंचवर्षीय योजना चला था। बाकी आज भर आप 3 ही याद रखिए, बाकी कल हम लोग 12 पंचवर्षीय योजना का जो समय काल है उसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो इससे आगे हम लोग कल देखेंगे, लेकिन आज भर आपको याद रखिएगा 3 पंचवर्षीय योजना चला, तीसरा पंचवर्षीय योजना तक का समय काल 61 से 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न जो कि बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का जो थीम है वो आपका क्या है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की बात करते हैं तो पहली बात तो योग दिवस मनाया कब जाता है, ठीक है। तो योग दिवस की बात करते हैं तो प्रत्येक साल ये आपका 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। तो इस बार भी आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। इस बार कौन सा संस्करण बनाया गया है? तो इस बार आपका 9वां संस्करण बनाया गया है। तो पहली बार जो आपका योग दिवस मनाया गया था कब मनाया गया था? तो 2015 में बनाया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा, 21 जून 2015 को पहली बार योग दिवस है जो कि आपका मनाया गया था। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का जो थीम है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है धरती ही परिवार है, ठीक है। इसी थीम पर आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 है जो कि बनाया गया था, जो कि 21 जून 2023 को बनाया गया है। आपका 9वां संस्करण था, पहला संस्करण आपका 2015 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है, ठीक है। गंगोत्री हिमनद की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उत्तराखंड, ठीक है।
गंगोत्री हिमनद की बात करेंगे तो उत्तराखंड के, ये दोस्तों आपका उत्तरकाशी, उत्तराखंड में एक आपका जिला है उत्तरकाशी, ठीक है, वहीं पर आपका ये जो गंगोत्री जो हिमनद है वो दोस्तों आपका स्थित है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो गंगा नदी है, गंगा नदी दोस्तों आपको बता दें, गंगा नदी का डायरेक्ट उद्गम नहीं है, गंगा नदी है जो कि आपका 2 नदियों से मिलकर बना है। उनमें से एक नदी दोस्तों आपका है, एक नदी का नाम है आपका भागीरथी, ठीक है, एक नदी का नाम है आपका भागीरथी और एक नदी का नाम है दोस्तों आपका अलकनंदा, ठीक है, एक नदी का नाम है आपका अलकनंदा, ठीक है। ये दो नदियाँ जब दोस्तों आपका जाके आपका मिलती है, कहाँ मिलती है, तो ये दोस्तों आपका मिलता है देवप्रयाग में, ठीक है, कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। तो देवप्रयाग में जब यह 2 नदियाँ आपस में जाके मिलती है तब से दोस्तों यहाँ का गंगा का निर्माण होता है। यहाँ से जो नदी आपका बहती है देवप्रयाग से, जब 2 नदियाँ भागीरथी अलकनंदा मिलती है तब से आपका गंगा का निर्माण होता है। उनमें से जो आपका भागीरथी है, ठीक है, इनमें से जो भागीरथी है ये दोस्तों आपका गंगोत्री हिमनद से निकलता है, यही आपका भागीरथी नदी, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे, ठीक है। तो देखिए मेगास्थनीज के विषय में पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए, इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि पाटलिपुत्र में कितने द्वार थे, नहीं थे, ठीक है। तो देखिए मेगास्थनीज के विषय में आपको बताएं तो मेगास्थनीज के विषय में जब हमको बताएंगे तो मेगास्थनीज आखिरकार कौन था कौन नहीं था। तो देखिए पहली बात तो आपको जाना होगा, आपको कहाँ, प्राचीन भारत में, ठीक है, कहाँ जाना होगा आपको, पहली बात तो आपको जाना होगा प्राचीन भारत में, ठीक है, ये जाना होगा। प्राचीन भारत में जब जाइएगा तो यहाँ पर आपको 16 महाजनपद मिलेगा। कितना महाजनपद मिलेगा, 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में से जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था कौन था, मगध था, ठीक है, कौन था, मगध था। मगध पे प्रथम शासक करने वाला राजवंश कौन था, हर्यक राजवंश था, हाँ ठीक है, हर्यक राजवंश था। तो उसी प्रकार मगध के हर्यक राजवंश आया, इसके अलावा और भी बहुत सारे राजवंश आए। फिर आपका आया नंदवंश, ठीक है, फिर आपका कौन आया, नंदवंश आया। नंदवंश के बाद कौन आया, आपका मौर्य वंश आया, ठीक है, नंदवंश के बाद आपका आया मौर्य वंश, ठीक है। तो मौर्य वंश का जो स्थापना है, ठीक है, किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य है जो नंदवंश का अंतिम राजा था, धनानंद, ठीक है, मौर्य वंश का आपका अंतिम राजा था धनानंद। इसी के मार कर आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश का स्थापना किया था, कहाँ, मगध पर किया था, ठीक है, ये तो बात आप लोग जान लिए। यही जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसका जो दरबार था, उसी दरबार में जो मेगास्थनीज है, ठीक है, उसी दरबार में जो मेगास्थनीज है, ठीक, याद रखिएगा, उसी के दरबार में जो मेगास्थनीज है वो आपका दूत बनकर आया था। क्या बनकर आया था, दूत बनकर आया था। अब आप कहिएगा कि किसका दूत था, तो ये दोस्तों आपका सेल्यूकस निकेटर का दूत था, ठीक है, किसका दूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का ये दूत था। ये आप बात कीजिएगा कि सेल्यूकस निकेटर कौन था। तो सेल्यूकस निकेटर के विषय में अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग सिकंदर के विषय में जरूर जानते होंगे, जिसने जो कि पूरे भारत को जितने निकला था। तो सिकंदर का 3 सेनापति हुआ करता था। 3 सेनापति में से एक सेनापति था आपका सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, एक सेनापति कौन था आपका, सेल्यूकस निकेटर था। उसी का दूत था मेगास्थनीज जो कि आपका भारत में आया था। भारत में भी कहाँ आया था, तो पाटलिपुत्र में आया था, क्योंकि आपका जो उस समय जो मगध था उसका राजधानी था आपका पाटलिपुत्र हुआ करता था, ठीक है। जब यहाँ पर पाटलिपुत्र आया तो इसने पाटलिपुत्र के ऊपर एक पुस्तक लिखा। उस पुस्तक का नाम था आपका इंडिका। उस पुस्तक का नाम था आपका इंडिका, ठीक है। उसी में बताया कि पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे, तो 64 द्वार थे। तो इसका राइट आंसर आपका 64 हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछी जाए कि दुर्ग कितना था, तो दुर्ग था आपका 570, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि उपाधियों के अंत से संबंधित है। तो देखिए भारतीय संविधान की जब हम लोग बात करते हैं तो कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से है, तो उपाधियों के अंत से संबंधित जो अनुच्छेद है वह आपका अनुच्छेद 18 है, ठीक है। उपाधियों के अंत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो वह आपका अनुच्छेद 18 है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य के किसी भी उपाधि को स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 के विषय में आप लोग को मालूम होगा, ये किससे संबंधित है, अस्पृश्यता के अंश से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 की बात करेंगे तो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। इसमें 6 प्रकार के आपके अधिकार स्वतंत्रता दिया गया है, बोलने का, संघ बनाने का, घूमने का, रहने का, खाने का, पीने का, जितने 6 अधिकार हैं इस प्रकार करके वो आपके अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही दिया गया है। अनुच्छेद 16 की बात करेंगे
तो लोक नियोजन में अवसर की क्षमता से संबंधित अनुच्छेद है आपका लोक नियोजन से संबंधित अवसर की क्षमता का संबंधित अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि भूमचू त्यौहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो भूमचू त्यौहार की बात करेंगे तो मुख्य रूप से ये भारत के सिक्किम में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो उत्सव है ये आपका तिब्बती कैलेंडर के अनुसार, ठीक है, पहले महीने के 15वें दिन, ठीक है, कौन से मठ में मनाया जाता है, ये अगर आपसे पूछ दिया जाए तो ये बनाया जाता है तासी डिंग मठ में, ठीक है, तासी डिंग मठ में मनाया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि राष्ट्रीय आय की गणना डैश विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। यदि एक वर्ष समय की इकाई है तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उत्पाद हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पाद विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्यों की गणना करते हैं। यानी कि यहाँ पर उत्पादित वस्तु लिखा गया है तो इसका राइट आंसर उत्पाद हो जाएगा। इस प्रकार रिलेट करके भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आय है, जो राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय होता क्या है, तो राष्ट्रीय आय एक निश्चित समय अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के कुल उत्पादन का मूल्य है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये किसी विशेष वर्षों में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय मापने का 3 विधि है, ठीक है, राष्ट्रीय आय मापने का 3 विधि है। एक विधि है आपका उत्पाद विधि, इसके अलावा एक विधि है आपका वो है आय विधि, इसके अलावा जो तीसरा है वो है दोस्तों आपका व्यय विधि, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है जो कि दिया गया है। तो यहाँ बात करेंगे हम लोग राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। उससे पहले बात करें प्रथम का, उससे पहले बताएं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम है वो दोस्तों आपका अब बदल दिया गया है। इसका जो नाम है रखा गया है आपका क्या, मेजर ध्यानचंद्र, ठीक है, याद रखिएगा नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। क्या रखा गया है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। किसका, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का कब किया गया है, तो ये किया गया है 2021 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इस पुरस्कार का जो स्थापना है किसका, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का स्थापना कब किया गया था, 1991 से 92 ईस्वी में किया गया था। और जो प्रथम पुरस्कार है वो दोस्तों आपका दिया गया था विश्वनाथ आनंद का, जो कि दोस्तों आपके चेस के हैं, जो कि आपके खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग को कॉमेंट सेक्शन में बता देना है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यानी कि अब तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, उसमें 2023 का जो खेल रत्न पुरस्कार है वो दोस्तों आपका किससे दिया गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हिंट के लिए बता दें कि ये दोनों एक ही खेल से संबंधित है, ठीक है। और कौन खेल से है, तो बैडमिंटन से है, ठीक है। किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से इनका संबंध है, ठीक है। बैडमिंटन में जो युगल जो प्रतिस्पर्धा होता है ये दोनों आप साथ मिलकर खेलते हैं, तो इन दोनों को दिया गया है। किसका दिया गया है, हम कमेंट सेक्शन में ये नाम आपसे देखना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः 3 प्रकार का बेरोजगारी होता है। एक बेरोजगारी तो आपका मौसमी हो गया, एक आपका प्रच्छन्न हो गया। इसके अलावा जो एक बेरोजगारी होता है आपका जो ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है उसे हम लोग खुली बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, खुली बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। तो यही 3 प्रकार की जो बेरोजगारी है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है, ठीक है। मौसमी बेरोजगारी की बात करेंगे तो ग्रामीण भारत में असिंचित भूमि हर साल केवल एक फसल पैदा कर सकती है, ठीक है। तो साल के 3 से 8 महीने हमारे जो किसान होते हैं आपका बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार की बेरोजगारी को आपका मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो इनमें से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों, ठीक है। क्या होगा, 1 तथा 2 दोनों इसका राइट आंसर है। अगला है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है, ठीक है, अधिकृत करता है। तो यहाँ पर बात हुआ है 2 शब्द को याद रखिएगा, 2 शब्द यहाँ पर देखिएगा। एक तो आपका है संघ क्षेत्र, ठीक है, एक आपका है संघ क्षेत्र, एक आपका है प्रशासक, ठीक है। तो देखिए संघ क्षेत्र करने का मतलब है आपका केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। संघ क्षेत्र करने का मतलब हुआ यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश, और प्रशासक करने का मतलब हुआ आपका उप राज्यपाल, ठीक है। देखिए
जिस प्रकार आपका राज्य में राज्यपाल है जो कि नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसी प्रकार आपका केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो उसी के विषय में आपको बताना है कि कौन से अनुच्छेद के तहत है जो कि आपका किया जाता है। तो यह आपका अनुच्छेद 239 के खंड 2 के तहत है जो कि आपका किया जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम गीत है जो कि लिखा है। ठीक है, तो देखिए वंदे मातरम गीत की बात करेंगे तो वंदे जो मातरम गीत है ये आप लोग को बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो आपका वंदे मातरम है, राष्ट्रीय गान है जो कि जन गण मन है। तो जो वंदे मातरम गीत है वो आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा है जो कि लिखा गया है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये गीत का जो रचना है वो दोस्तों आपका 1875 में किया गया था। कौन सी भाषा में किया गया था इसको भी याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में किया गया था। ठीक है, इसके अलावा ये इसको 1882 ईस्वी में आपका एक उपन्यास था आनंद मठ, ठीक है, उसमें आपका शामिल किया गया था। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो राष्ट्रीय गीत है पहली बार आपका 1896 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में आपका वंदे मातरम जो गीत है पहली बार है जो कि गाया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को समाप्त करने के लिए समय सीमा को डैश वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो देखिए जो अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, ठीक है, तो ये जो एससी एसटी का जो आरक्षण है जो कि आपका लोकसभा में जो कि दिया गया है, तो लोकसभा में भी दिया गया है। इसके अलावा राज्य का जो विधानसभा है वहाँ पे भी दिया गया है। ठीक है, वहाँ पर भी दिया गया है। तो ये जो आरक्षण है आपका 2020 में है जो कि आपका समाप्त हो रहा था, लेकिन एक आपका संविधान संशोधन करके, वो संशोधन था आपका 126वां संविधान संशोधन, वो करके 2020 से इसको बढ़ाकर आपका 2030 कर दिया गया है, यानी कि 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 10 साल। ठीक है, इसके साथ ही 126वां जो आपका संविधान संशोधन था, इसके माध्यम से जो दो एंग्लो इंडियन का जो नियुक्ति है जो कि नियुक्ति यानी कि मनोनीत है मनोनयन है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में किया जाता था, उसको भी आपका हटा दिया गया, यानी कि खत्म कर दिया गया उस प्रावधान को भी। ठीक है, तो 126वां संशोधन को याद रखिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला है कि पारिस्थितिक पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह डैश की और संकीर्ण होता है। ठीक है, तो जो पारिस्थितिक जो पिरामिड होता है उसका जो आधार है जो कि सामान्यतः क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, और यह शीर्ष की ओर संकीर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शीर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि 18 जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे बनाया है। तो दिल्ली पुलिस का जो नया आयुक्त है वो दोस्तों बनाया गया है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि संजय अरोड़ा को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में जो दिल्ली पुलिस के जो आपके नया आयुक्त हैं वो भी आपके संजय अरोड़ा जी हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27वें नेशनल यूथ फेस्टिव का उद्घाटन है किस शहर में किया है। ठीक है, तो 27वां नेशनल यूथ जो फेस्टिव है उसका जो उद्घाटन है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आपका कहाँ किया गया है। तो इसका उद्घाटन आपका ऑप्शन नंबर 2 नासिक में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है। तो 4 ऑप्शन में से जो सबसे जो उपयुक्त जो आंसर है वो दोस्तों आपका है कि इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका कोई भी गतिमान पुर्जा नहीं होता है। इसका जो रख रखाव है आपका सस्ता होता है। इसके अलावा इसका अनेक लाभ है, जैसे कि ये बिना किसी फोक्सन युक्ति के काफ़ी संतोषजनक कार्य करता है। इसके अलावा इन्हें सुदूर तथा अगम्य स्थानों में स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा ये प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। इसके अलावा इसकी हानियाँ भी हैं। हानि की बात करेंगे तो इसमें केवल डिस्क धारा प्राप्त होती है जिससे
विद्युत के सारे कार्य संभव नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा दिन में धूप रहने से विद्युत आपूर्ति संभव हो पाती है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो ये भी आपका कुछ हानि भी है कि जिसका लाभ होता है उसका कुछ ना कुछ हानि भी होता है। तो ये फ्रेंड्स आपका ये आपका आज का 20 प्रश्न रहा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाद बाकी इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद।